Good evening, all of you. So, in today's class, we will be studying a topic called conditions and warranties. Alright, conditions and warranties. So, in the last class, अभी हमने क्या है Sales of Goods Act we have started. So, we have started with the Sales of Goods Act. Alright. तो Sales of Goods Act में हमने सबसे पहला क्या पढ़ा था? सबसे इंपॉर्टेंट नाम क्या है? द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ सेल, कि भाई सेल का डेफिनेशन क्या होता है। उसमें हमने ये पढ़ा था कि सेल तब होती है जब सेलर बायर को प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर कर देता है। प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब क्या होता है? ओनरशिप इन गुड्स। तो जब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है तब हम कहते हैं सेल हो गया। भले ही गुड्स बायर के पास हो ना हो, भले ही बायर ने प्राइस दिया है नहीं दिया, उससे मतलब नहीं। अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया और ओनरशिप इन गुड्स ट्रांसफर हो चुकी है तो हम सेल मान लेते हैं। तभी हमने सेल और एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस पढ़ा था, कि एग्रीमेंट टू सेल में अभी ओनरशिप नहीं ट्रांसफर हुई, क्योंकि देर इज सम कंडीशन which is needed to be done. There is some condition which is needed to be done. तो हमने एग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस पढ़ा था। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर था। अभी तक लास्ट क्लासेस में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड ऑल दीज थिंग्स। सेल का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल का मतलब क्या होता है। अगर आप लोगों में से किसी ने लास्ट क्लासेस नहीं ली हैं तो आप लोग प्लीज़ लास्ट क्लासेस का रिकॉर्डिंग्स देख लेना, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ रही है। देर आफ्टर वी स्टडीड द टॉपिक गुड्स। अब भाई सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, तो क्या चीज़ का सेल करना है? हमें गुड्स का सेल करना है। तो गुड्स का डेफिनेशन क्या होता था, दैट वी हैव डिस्कस्ड। तो यहाँ तक आप लोगों को बातें, अभी तक आपने लेक्चर्स देखे हैं, सेल, एग्रीमेंट टू सेल, गुड्स, यहाँ तक का डेफिनेशन देखा है, यहाँ तक के लेक्चर्स लिए हैं, येस और नो? Yes, sir. ओ Yes, sir. ओके ओके, तो अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो। अब नेक्स्ट क्लास में जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कंडीशन एंड वारंटीज। इसका मतलब क्या होता है? ऑलराइट, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? हमने बेसिक पढ़ लिया, सेल का डेफिनेशन क्या होता है, गुड्स का डेफिनेशन क्या होता है, सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या फ़र्क होता है। सबसे बड़ा फ़र्क होता है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप का। ओनरशिप के ट्रांसफ़र से ही हम डिसीजन लेते हैं। और ओनरशिप हम क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स, ठीक है। तो उसी से हम डिसीजन लेते हैं कि रिस्क किसका हुआ। अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया तो ओनरशिप चली गई बायर के पास, भले ही गुड सेलर के पास हो, ओनरशिप चली गई बायर के पास। अब अगर गुड्स को कुछ भी हो जाए, अर्थक्वेक आ जाए, गुड्स खराब हो जाए, तो लॉस किसका होगा? बायर का लॉस होगा, भले ही गुड्स अभी भी सेलर के पास हो। तभी यहाँ, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया है। अगर यहीं पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट टू सेल होता तो लॉस सेलर का रहता, क्योंकि अभी भी ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई है, ठीक है। आई होप यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर होंगी। मैंने आपको अगर नहीं लेक्चर्स लिया है तो आप लोग मेरी रिकॉर्डिंग्स देख लेना। अभी आज की क्लास में क्या हमें पढ़ना है, व्हाट वी हैव टू स्टडी इन द टुडेज क्लास। सो वी हैव टू स्टडी व्हाट आर कंडीशंस एंड व्हाट आर वारंटीज। ये कंडीशन और वारंटीज क्या होते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, ठीक है। तो देखो, जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड जब आप करते हो, तो उसमें बहुत ही सारे टर्म्स दिए होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ही सारे टर्म्स दिए होते हैं, ठीक है। कुछ टर्म्स बहुत इसेंशियल होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, गुड्स के लिए, जिसमें गुड्स के बारे में लिखा रहेगा, प्राइस के बारे में लिखा होगा, डिलीवरी के बारे में। जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड करते हो, आप किसी से कोई सामान खरीद रहे हो, तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या दिया जाएगा, क्या सामान खरीद रहे हो, कितनी क्वांटिटी में खरीद रहे हो, है ना, उसका डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा। और भी टर्म्स दिए जाएंगे कि कैसे पेमेंट होगी, डिलीवरी कहाँ होगी, ये सारी चीज़ें दी होंगी टर्म्स। ऑल राइट। तो अगर ये सारे टर्म्स दिया हुआ है तो इसे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स के सारे ये टर्म्स गिवन है। ऑल राइट। अब इस टर्म्स में से जो भी कॉन्ट्रैक्ट में जो भी आपके टर्म्स होते हैं, उनमें से जो बहुत इसेंशियल टर्म्स है कि भाई अगर इसका ब्रीच हुआ तब तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म है, तब कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब ही नहीं है। तो उन टर्म्स को, जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उनको हम क्या कहते हैं? कंडीशंस, ठीक है। और जो टर्म्स और दिए हुए हैं जिनके ब्रीच अगर हुआ भी तो हम डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, बट वो इतना बड़ा टर्म नहीं है कि हम कॉन्ट्रैक्ट ही ख़त्म कर दें। तो वैसे टर्म्स को हम कहते हैं वारंटीज़। अब मैं दोबारा से बता रहा हूँ मैंने क्या बोला। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो सेल ऑफ गुड्स का, तो कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे टर्म्स होते हैं जिसमें गुड्स के बारे में दिया रहता है,
प्राइस के बारे में, डिलीवरी के बारे में, टाइम के बारे में बहुत कुछ दिया रहता है। जो आपके इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनका एग्जीक्यूट होना बहुत ज़रूरी है, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है गाड़ी खरीदने का और वो आपको बाइक बेच रहा है, तो ये तो फिर आपका जो इम्पॉर्टेंट टर्म था, आपका था 4 व्हीलर कार चाहिए, आपको वो 2 व्हीलर बाइक अब दे रहा है बदले में। तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट का कंडीशन, जो मेजर पार्ट था कॉन्ट्रैक्ट का, वही उसने वॉयलेट कर दिया, ब्रीच कर दिया। तो आप कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकते हो। ठीक है। अब मान लो आपने कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आपका यहाँ पे कंडीशन का वॉयलेशन हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन का वॉयलेशन हुआ है। वेट अ सेकंड। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो अगर जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मेरे को 4 व्हीलर कार चाहिए, तो इस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में जो कार है, 4 व्हीलर सेंट्रो कार, ये क्या है? ये एक एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। ये एक एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये जो टर्म होगा ये कॉन्ट्रैक्ट का कंडीशंस है। ठीक है, इसको कहेंगे कंडीशन। जो टर्म्स इसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उन्हें हम कहते हैं कंडीशंस। अगर इनका ब्रीच होगा तो अगला पार्टी कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है। अब यही सेम में अगर मान लो उसने सेंट्रो गाड़ी दी, बट आपने कहा था काले रंग की सेंट्रो गाड़ी चाहिए, उसने वाइट कलर की सेंट्रो गाड़ी दी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ब्रीच तो हुआ है, जो चीज़ आपने मांगी थी वो नहीं मिला है, बट ये इतना बड़ा ब्रीच नहीं है कि आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट कर दो। तो आप उसे डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, है ना। आपको गाड़ी तो लेनी ही पड़ेगी, आप गाड़ी रख लो, क्योंकि उसमें थोड़ा सा बस माइनर चेंजेस है। ब्लैक के बजाय उसने ग्रे दे दी या वाइट दे दी। तो आप, क्योंकि आपको ब्लैक कार चाहिए थी, आपको कुछ तो लॉस, मतलब वो हुआ ही है, पूरा तो कॉन्ट्रैक्ट सही से एग्जीक्यूट हुआ नहीं। तो ये जो टर्म का जो उसने ब्रीच किया है, ये ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं है, ये ब्रीच ऑफ वारंटी होगा। इसके तहत आप जस्ट बिकॉज उसने आपको ग्रे कलर की कार दे दिया, पूरा कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट नहीं कर सकते। ठीक है, आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट नहीं कर सकते, आप उससे डैमेजेस से रिफ्लेम कर सकते हो। तो आपको क्या समझ में आया? अगर कंडीशन का ब्रीच होता है, अगर कंडीशन का ब्रीच होता है, इन दैट केस, अगर कंडीशन का ब्रीच होता है, इन दैट केस आपके पास कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट करने का राइट होता है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का राइट होता है। वहीं अगर वारंटी का ब्रीच होता है तो आप सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस क्लेम करते हो। कंडीशन का जब ब्रीच होता है आप कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट भी कर सकते हो और डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो, दोनों चीज़ें। वारंटी का जहाँ ब्रीच होता है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। ये बेसिक फर्क समझ में आ रहा है, यस और नो? हाँ जी, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। अच्छा। ओके, तो अब हम लोग पढ़ते हैं कंडीशंस का डेफिनेशन क्या है, कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं और कुछ केस लॉस पढ़ लेते हैं। तो मैंने जैसा कि बताया, कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन मतलब क्या होता है? टर्म्स, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को हम स्टिपुलेशन भी कहते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स दिए रहते हैं ना, ABCD, एक एक बार, जिसमें गुड्स के बारे में, प्राइस के बारे में, डिलीवरी के बारे में, टाइम के बारे में सब बताया जाता है, उन सबको हम टर्म्स कहते हैं, जिसको हम स्टिपुलेशन भी कहते हैं। तो आप कंडीशन का डेफिनेशन लिख लो, आपकी स्क्रीन पे भी दिया हुआ है। कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन condition is a stipulation, is a stipulation essential, essential to the main purpose, to the main purpose of the contract. ठीक है, essential to the main purpose of the contract.
द ब्रीच ऑफ विच गिव्स द राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, द ब्रीच ऑफ विच गिव्स द राइट टू repudiate the contract। ठीक है, द ब्रीच ऑफ विच गिव्स द राइट टू repudiate the contract। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? यस सर। नोट किया? ठीक है, अब इस पे कंडीशन का एक हम लोग केस लॉ देख लेते हैं, बॉल्डरी वर्सेस मार्शल। बॉल्डरी वर्सेस मार्शल। ठीक है, अब ये केस लॉ है। इसमें क्या है भाई, जो बॉल्डरी है वो मार्शल के पास गया, जो इसकी गाड़ी की दुकान थी, मोटर कार की दुकान थी, और मार्शल से बोला कि भाई मेरे को एक ऐसी गाड़ी चाहिए विच इज कंफर्टेबल एंड सूटेबल फॉर टूरिंग पर्पस। मेरे को बहुत टूर करना पड़ता है, तो मेरे को ऐसी गाड़ी चाहिए विच इज कंफर्टेबल फॉर टूरिंग पर्पसेस। ठीक है, ये केस का नाम क्या है? बॉल्डरी वर्सेस मार्शल। ठीक है, तो बॉल्डरी वर्सेस मार्शल में बॉल्डरी जो होता है वो मार्शल के पास जाता है जिसकी गाड़ी की दुकान है, और बोलता है मेरे को एक ऐसी कार चाहिए विच इज सूटेबल फॉर टूरिंग पर्पसेस। सूटेबल फॉर टूरिंग पर्पसेस। ठीक है, तो भाई मार्शल उसको एक गाड़ी बताता है, बुगटी कार। मार्शल क्या गाड़ी का नाम बताता है? बुगटी कार आपके नीड के हिसाब से सही रहेगी, बुगटी कार। ठीक है, लेकिन बाद में पता चलता है कि बुगटी कार जो है वो टूरिंग पर्पस के लिए अच्छी नहीं थी। वो गाड़ी स्ट्रॉन्ग थी, बिल्ड अच्छा था, बट टूरिंग पर्पस के लिए वो कंफर्टेबल नहीं थी। तो क्या यहाँ जो बॉल्डरी है वो मार्शल को गाड़ी वापस दे सकता है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट को क्या बॉल्डरी रिजेक्ट कर सकता है? उसने गाड़ी चला के देखी एक दो हफ्ता, उसको लगा कि तो टूरिंग पर्पस के लिए है ही नहीं, तो क्या बॉल्डरी गाड़ी को रिजेक्ट कर सकता है? मैं ये पूछ रहा हूँ। अभी मैंने पढ़ाया ना कंडीशंस। नो सर। सारा यस कह सर रही है कर नो। सकता है। गीतिका क्या कह रही है? यस सर कर सकता है। कर सकता है। एनीवन एल्स? सर कर सकता है। दीपाली इज ऑल्सो सेइंग कि वो कर सकता है। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैंने आपको यही पढ़ाया कि कंडीशंस क्या होती हैं, जो कि बहुत इसेंशियल टर्म, इट इज अ स्टिपुलेशन विच इज वेरी इसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे मेन पर्पस क्या था कि इसको गाड़ी चाहिए थी टूरिंग पर्पस के लिए, और वो सेलर के स्किल एंड जजमेंट पे रिलाई किया। उसने उसको बुगटी कार बताई, तो भाई जो उसने कार बताई वो उसके लिए, उसके मेन ऑब्जेक्ट जिसके लिए वो गाड़ी खरीद रहा था उसके लिए तो अनफिट है। बुगटी कार वॉज नॉट फिट फॉर द टूरिंग पर्पस। तो यहाँ पर बॉल्डरी कैन रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन रिकवर द प्राइस, एंड ही हैज टू रिटर्न द कार एज वेल। ठीक है, बात समझ में आ रही है एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ये ब्रीच ऑफ कंडीशन है, इसीलिए वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट कर सकता है, बिकॉज ये कंडीशन एक मेजर पार्ट था। ठीक है, मेजर पार्ट था कॉन्ट्रैक्ट का। अब मान लीजिए ए जो है, एक मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ए जो है बी के पास जाता है, उसकी घड़ी की दुकान है, वो बोलता है मेरे को स्विस वॉच चाहिए, स्विस वॉच, स्विट्जरलैंड की बनी घड़ी चाहिए। वो बोलता है देखिए ये है स्विट्जरलैंड वॉच, देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है मेड इन स्विट्जरलैंड। उसने दे दिया, लेकिन वो पता चला कि वो वॉच तो चाइना से बनी है, मेड इन चाइना है, उसमें बस लिखा है मेड इन स्विट्जरलैंड, है ना, क्योंकि उसमें स्विट्जरलैंड की स्पेलिंग ही गलत थी, वो तो मेड इन चाइना थी। तो क्या वो यहाँ पे ए वापस कर सकता है वॉच और अपना पैसा ले सकता है? एनीवन?
सर कर सकता है क्योंकि वो उसकी कंडीशन को फिट नहीं बैठ रहा था। ये ब्रीच ऑफ कंडीशन है, ठीक है, दिस इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन, इसलिए ए कैन रिटर्न दी वॉच। ये आपका वॉलेशन ऑफ कंडीशन हो गया, ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गया, सो द ए हैज राइट टू रिपुडिएट दी कॉन्ट्रैक्ट। अब हम लोग आ जाते हैं वारंटी में। नाउ आई एम डिफाइनिंग यू द वारंटी। कंडीशन समझ में आ गया? यस सर। Some people are joining. Yes. Now we are studying warranty. All right, warranty. अभी तक हमने कंडीशन पढ़ लिया, वारंटी पढ़ते हैं। तो वारंटी वो स्टिपुलेशन है विच इज कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर इसका ब्रीच होता है तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट नहीं कर सकते, बट आप उसके बदले में आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। आप कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट नहीं कर सकते, बट आप उसके बदले में डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, ठीक है। स्टिपुलेशन का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? समायरा आप बताओ, स्टिपुलेशन का मतलब क्या होता है? समायरा, आयुषी, अंजलि। किस चीज का सर? स्टिपुलेशन का मतलब क्या होता है? स्टिपुलेशन, जैसे मैंने लिखवाया ना यहाँ पे, कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन essential to the main purpose of the contract. समायरा, पता है आपको स्टिपुलेशन का मतलब क्या होता है? शर्त होती है सर एक तरीके से। अब हाँ, टर्म्स, वेरी गुड। टर्म्स, जो कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड टर्म्स होते हैं ना, टर्म्स, शर्त भी नहीं, आप टर्म्स बोलो। जो टर्म्स होते हैं उनको हम स्टिपुलेशन कहते हैं। दीपाली ने भी कुछ हैंड रेज किया था। यस सर। स्टिपुलेशन मतलब जिस पे बोथ पार्टीज अग्री कर सके या फिर जो कैरी टर्म्स ऑन पे कर बोथ सके कोई पार्टीज एग्री कॉन्ट्रैक्ट। करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वारंटी क्या है? वारंटी इज अ स्टिपुलेशन कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। लेट्स से अगर पुराने वाले केस में जिसमें उसने कार ली थी, अब उसने बोला भाई हमें, मेरे को गाड़ी चाहिए विच इज़ फिट फॉर टूरिंग पर्पसेस। अब उसने गाड़ी तो दे दी, बट उसने जो कलर बताया था वो कलर की गाड़ी नहीं थी, थोड़ा सा उससे अलग कलर की थी। उसने बोला था मेरे को ये ब्लू कलर की चाहिए, उसने किसी और कलर की दी। तो यहाँ पे देखो उसने ब्रीच तो किया ही है, कॉन्ट्रैक्ट का एक टर्म ब्रीच किया है, बट ये बहुत इसेंशियल टर्म नहीं था कॉन्ट्रैक्ट का। उसका टर्म, उसका ऑब्जेक्ट था टूरिंग पर्पस के लिए गाड़ी खरीदना। तो यहाँ पे वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, बट कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट नहीं कर सकता इस पॉइंट पे। ये बात समझ में आ रही है? तो अब आप लिखो, अ वारंटी इज अ स्टिपुलेशन, वारंटी इज अ स्टिपुलेशन warranty is a stipulation, warranty is a stipulation collateral to the main purpose of the contract, collateral to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to damages only, but not a right to reject the contract. The breach of which gives rise to damages only, but not a right to reject contract. Reject या repudiate contract. बात समझ में आ रही है? यस सर। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ए जो होता है वो बी के पास जाता है ना, वॉच खरीदने।
ए बोलता है मेरे को एक अच्छी घड़ी दिखा दीजिए। उसको घड़ी की उतनी नॉलेज नहीं थी, उसने बोला कि एक अच्छी घड़ी दिखा दीजिए। तो सेलर बोलता है अरे बहुत अच्छा पीस आया है, स्विट्जरलैंड से नया पीस आया है, स्विट्जरलैंड से, ये स्विट्जरलैंड की वॉच है। तो ए बोला ठीक है मेरे को दे दीजिए, मैं खरीद लेता हूँ। ए ने खरीद लिया। पता चलता है वो वॉच तो मेड इन चाइना थी, लेकिन वॉच ठीक थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, बट वो मेड इन चाइना थी। तो क्या ए कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट कर सकता है? एनीवन? रेप्यूटेट नहीं कर सकता, बट डैमेज क्लेम कर सकता है, आई गेस। एनीवन एल्स? बट सर वो डैमेज क्लेम क्यों कर सकता है? क्योंकि उसने तो सिर्फ ये बोला ना कि कोई एक अच्छी मतलब वॉच दिखा दीजिए। हाँ, डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने जो जिस बेसिस पर बेचा था कि स्विट्जरलैंड की है, वो नहीं है, लेकिन उनका मेन पर्पस अच्छी घड़ी था। तो मुझे लगता है कि रेप्यूडिएट नहीं हो सकता है, लेकिन वो कंपनसेशन एक टाइप का हो सकता है, कुछ बिल्कुल सेटलमेंट बिल्कुल टाइप। बिल्कुल। तो देखो यहाँ पे जो कंडीशन टू दी कॉन्ट्रैक्ट था वो तो ब्रीच नहीं हो रहा है। कंडीशन क्या था, मेन पर्पस कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि ही वांटेड अ गुड वॉच, बट उसमें और भी टर्म्स था। उसने बोला था ये टर्म, एक और टर्म था कि ये वॉच स्विट्जरलैंड मेड वॉच है, उसका तो ब्रीच उसने किया, तो चाइना मेड वॉच थी। तो यहाँ पे ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं हुआ हो, बट ब्रीच ऑफ वारंटी तो हुआ है। तो डैमेजेस ही कैन क्लेम। भाई कॉन्ट्रैक्ट में आपने लिखा है कि ये स्विट्जरलैंड बेस्ड वॉच है, लेकिन ये तो चाइना बेस्ड वॉच है। भले ही मैंने कोई ऐसा स्पेसिफिकेशन उसको मेन पार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नहीं माना था। मेन पार्ट कॉन्ट्रैक्ट का तो सिर्फ घड़ी खरीदना था, एक अच्छी घड़ी जो चलती हो, है ना। तो भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट रिप्यूडिएट नहीं कर सकता, बट क्योंकि उसने झूठ बोला और एक ब्रीच ऑफ वारंटी किया है, तो यहाँ पर वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। और डैमेजेस क्यों क्लेम कर सकता है? बिकॉज देयर इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। There was a term that the watch is Switzerland made, but in fact it was made in China. ठीक है, ये बात समझ में आई? अगर ए ने जाके बी से बोला होता कि मेरे को स्विट्जरलैंड मेड वॉच ही चाहिए, है ना, तो उससे क्या पता चलता है कि ये टर्म उसके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको वही वॉच चाहिए थी, तो ये टर्म इसका कंडीशन बन जाएगा, है ना। बट यहाँ पे उसने ये तो बोला नहीं कि मेरे को स्विट्जरलैंड बेस्ड वॉच, उसने बस इतना बोला था कि मेरे को एक गुड वॉच चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर गुड वॉच इज अ कंडीशन, और स्विट्जरलैंड के बजाय ये जो दे दिया ये वारंटी हो गई। तो यहाँ पे ब्रीच ऑफ वारंटी हुआ है, तो ही कैन ओनली क्लेम डैमेजेस। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। ऑलराइट। तो अब आपको अगर मैं डिस्टिंक्शन बोलूँ कंडीशन और वारंटी का, क्या है बता दोगे? टेबल आप स्क्रीन पे भी देखो, टेबल में दिया हुआ है कंडीशन और वारंटी का क्या डिफरेंस है, वो आप बता लोगे, कंडीशन वर्सेस वारंटी। ठीक है, तो मैं ब्रीफ में बता दूं अभी तक क्या बोला है। कंडीशन जो होती है कॉन्ट्रैक्ट में, वो टर्म्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर इनका वॉयलेशन बाय ब्रीच हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट को आप रेपुडिएट कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को आप कैंसिल कर सकते हो और डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो। बट वारंटी वो टर्म्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, दे आर कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और अगर उनका ब्रीच होता है तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट नहीं कर सकते, बट आप आप बस डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। ठीक है, यू कैन ओनली क्लेम डैमेजेस। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इम्प्लाइड कंडीशंस और वारंटीज होती है, जो कि ये सब टर्म्स तो माना ही जाएगा। कंडीशंस एंड वारंटीज क्या होती है? टर्म्स इन दी कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कुछ टर्म्स होती है जो कि इम्प्लाइड होती है और उसको कंडीशंस माना जाता है। कुछ टर्म्स होती है जो कि इम्प्लाइड होती है, जिनको वारंटी माना जाता है, जिसको अगर नहीं भी लिखा हुआ है तो भी माना जाएगा कि ऐसा टर्म हो है। ठीक है, तो वो टर्म्स क्या है? इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज। इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज क्या होती हैं? दिस वी हैव टू स्टडी, वारंटीज। सो फर्स्ट वी आर स्टडिंग इम्प्लाइड कंडीशंस। ये आपका एग्जाम में आ जाता है, या तो कंडीशन एंड वारंटीज का डिफरेंस आता है, या फिर आपका इम्प्लाइड कंडीशंस क्या क्या होती हैं इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। या तो आपका कंडीशन एंड वारंटीज का डिफरेंस पूछ लेते हैं, या फिर इम्प्लाइड कंडीशंस क्या होती हैं वो पूछते हैं। ठीक है,
आप लोगों के लिए बेटर क्या है, क्या किन लोगों ने यूट्यूब लाइव पे भी क्लासेस अटेंड करी है? तो यूट्यूब लाइव ज़्यादा सही लग रहा है कि ये ज़्यादा सही लग रहा है? ये ज्यादा सही है सर, क्योंकि इसमें आप इसमें हम इंटरैक्ट, अपने डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। हाँ इसमें सर आप, ये सही है क्योंकि इसमें डाउट क्लियर हो जाते हैं, उसमें इतना ज्यादा समझ भी नहीं आता। उसमें तो आप, उसमें थोड़ी सी वॉइस की प्रॉब्लम होती है, मतलब कम आती है। अच्छा वॉइस जी। कम आती है, ओके 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 ओके। अभी तो बिकॉज आई एम इन एट माई होम टाउन, तो आई एम नॉट इन दिल्ली, तो इसीलिए हम लोग वो डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ पा रहे। बट कुछ जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आप गूगल मीट में नहीं पढ़ सकते, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है तब आप गूगल मीट में नहीं पढ़ पाओगे, एट दैट टाइम यू नीड अ डिजिटल बोर्ड। तो उन सब्जेक्ट्स में फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। वो एक आता है बोर्ड आता है जिसमें आप इसमें भी लिख पाते हो, बट पता नहीं मेरे से उस वो बोर्ड सेट नहीं हो रहा था। तो डिजिटल बोर्ड में यू कैन स्टडी, ठीक है। तो जो न्यूमेरिकल पार्ट है दैट तो वी हैव टू डू इन डिजिटल बोर्ड ओनली। तो अभी तो आई एम आउटसाइड दिल्ली, सो तो आई विल बी टेकिंग ओनली द थियरी क्लासेस अकाउंट्स में भी, जो कि गूगल मीट में हो पाएंगे। ऑलराइट, तो अब आप देखिए इम्प्लाइड कंडीशंस क्या क्या हैं। सबसे पहला है जो कि माना जाएगा कि ये तो कंडीशंस हैं ही हैं, ठीक है, ये तो टर्म्स माने जाएंगे एज अ कंडीशन, भले ही आपने मेंशन किया हो या ना किया हो। पहले आप लिखो फर्स्ट कंडीशन एज टू टाइटल, कंडीशन एज टू टाइटल, ठीक है। तो कंडीशन एज टू टाइटल का मतलब क्या है? अगर सेलर आपको कोई सामान बेच रहा है तो ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि सेलर उस सामान का ओनर है, उसके पास टाइटल है बेचने की, ओनर है या उसके पास टाइटल है बेचने की। मान लो एजेंट है तो उसके पास राइट है बेचने का, है ना। तो ये इम्प्लाइड कंडीशन है। अगर इसका ब्रीच होता है तो बायर चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट कर सकता है, ठीक है। कंडीशन एज टू टाइटल, जो आपके पास, अभी इस पर हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट। यू कैन ट्रांसफर व्हाट यू हैव गॉट, यू कैन नॉट ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन व्हाट यू हैव। तो अगर आप ओनर हैं तभी तो आप अगले को बेच पाओगे, है ना। तभी इसमें क्या है कि जो सेलर सामान बेच रहा है वो उसी का हो, है ना, या जो भी इंसान सामान बेच रहा है उसके पास राइट हो वो सामान बेचने का, ठीक है। कंडीशन एज टू टाइटल, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? मैं आपको इसका एग्जांपल दे देता हूँ क्या मैं कह रहा हूँ। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट आपने किया, भले ये टर्म मेंशन नहीं है, बट इतना मान के चला जाएगा क्योंकि आप सामान बेच रहे हो तो आप ही ओनर हो, और अगर आप ओनर नहीं हो तो फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक केस बता रहा हूँ इसमें, रोलैंड वर्सेस डिवॉल, ठीक है, रोलैंड वर्सेस डिवॉल। अब देखो इसमें रोलैंड गया डिवॉल के पास और उसने एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी उससे। अब वो गाड़ी चला रहा है, 2-3 महीने उसने गाड़ी चला ली। 2-3 महीने गाड़ी चलाने के बाद उसको पता चलता है कि डिवॉल तो इस गाड़ी का मालिक है ही नहीं, ये तो चोरी की गाड़ी थी। दिस कार वॉज अ स्टोलन वन, है ना। तो क्या आप बताओ कि रोलैंड अपना कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट कर सकता है कि नहीं? बोला भैया ये तो चोरी की गाड़ी थी, आप इसको वापस लीजिए, मेरे को पैसा दीजिए वापस। और डिवॉल्व करे नहीं, आपने तो गाड़ी इस्तेमाल कर ली, अब तो पेमेंट भी हो गया, 3 महीने इस्तेमाल भी कर लिया आपने, अब कैसे? तो आप बताओ रोलैंड गाड़ी वापस कर पाएगा कि नहीं? यस, कर पाएगा। एनीवन एल्स? आई थिंक नहीं कर पाएगा सर। नहीं, सिद्रा एकदम सही कह रही हैं, वो वापस कर पाएगा। मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि ये क्या इम्प्लाइड कंडीशन है। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया सेकेंड हैंड गाड़ी बेचने का तो उसमें ये तो लिखा नहीं था, डिवॉल्व हो सकता भाई, उसमें तो मैंने लिखा नहीं था कि मैं ओनर हूँ। बट ये एक इम्प्लाइड कंडीशन है, ये एक इम्प्लाइड टर्म है कि अगर आप ओनर हो या आपके पास बेचने का राइट है तभी आप बेच रहे हो। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये इम्प्लाइड होता है, ठीक है। और ये सिर्फ एक इम्प्लाइड टर्म नहीं है, ये एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट टर्म है, तभी इसको हम इम्प्लाइड कंडीशंस कहते हैं, ठीक है।
तो इतना तो मान के चला जाएगा कि अगर आप सामान बेच रहे हो तो आपके पास उसको बेचने का राइट है। अगर बायर को पता चलता है कि आपके पास राइट नहीं है, तो मतलब यहाँ पे ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन हुआ है। और जब कंडीशन का ब्रीच होता है, इन दैट केस यू कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। तो अब बताओ रोलैंड रेपुडिएट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? कर पाएगा। Yes. So Roland can repudiate the contract and he can also claim damages. वो damages भी ले सकता है। ठीक है। अगर आपने यही कंडीशन एज टू टाइटल में ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट किया है, तो भी कंडीशन एज टू टाइटल ब्रीच हो रही है। ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट किया है, ये भी आपका इसी में आएगा, कंडीशन एज टू टाइटल में। कंडीशन एज टू टाइटल समझ में आया कि देयर इज लिखना है तो लिख लो कि देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द सेलर हैज अ राइट टू सेल द गुड्स। देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द सेलर हैज द राइट टू सेल द गुड। ठीक है। अगर बायर को पता चलता है, इफ द बायर फाइंड्स दैट द टाइटल ऑफ द सेलर in the goods are defective, then the buyer can repudiate the contract. यहाँ तो बात समझ में आ रही है? Now we have to see, अगर आपका ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट होता है, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट होता है, तो भी ये माना जाएगा कि आपके पास टाइटल नहीं थी। इस पे एक केस है, निबलेट वर्सेस कन्फेक्शनर्स मटेरियल, को कन्फेक्शनर्स मटेरियल को, ये केस का नाम है। ठीक है। तो यहाँ पर एन ने क्या किया, कुछ 3000 टिन्स ऑफ मिल्क खरीदा। ठीक है। एन यहाँ पे निबलेट ने क्या किया, 3000 टिन्स ऑफ कंडेंस्ड मिल्क खरीदे। अब उसमें सेलर ने जो ब्रांड कही थी, उसमें ब्रांड लिखा था निस्ले ब्रांड, जो कि किसी और ओनर का था। निस्ले ब्रांड, जैसे कि आपने लेट से कैडबरी चॉकलेट बेची है ना, आपने क्या किया, आपने खुद चॉकलेट बनाई, उसमें कैडबरी की पैकिंग कर दी और कैडबरी चॉकलेट बेच दी सस्ते में। ये आप काम कर सकते हो? नहीं। आप कैडबरी कंपनी का ट्रेडमार्क अपने सामान पे कैसे लगा सकते हो, है ना। अब इसने क्या किया, कंडेंस्ड मिल्क बेचा तो निस्ले ब्रांड का उसने सामान इस्तेमाल किया था, तो निस्ले ब्रांड वालों ने कहा कि नहीं, तो हमारा ट्रेडमार्क है। तो एयरपोर्ट में उस निबलेट को सारा लेबल हटाना पड़ा और फिर उसने सस्ते में जाके बेचा सारा गुड्स। तो क्या निस्ले अपना जितना लॉस हुआ है, निबलेट अपना जितना लॉस हुआ है वो सेलर से रिकवर कर सकता है कि नहीं? नहीं। एनीवन एल्स? यस सर, नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि उसने उसका नाम यूज किया था। नहीं, आप नहीं समझे, आप क्वेश्चन ही नहीं समझे। वो कर सकता है क्योंकि ट्रेडमार्क किसी और का, निस्ले का यूज हुआ है, जबकि अगर ट्रेडमार्क उसका यूज नहीं होता तो वो कर पाता। मेरे कहने का आप मतलब समझो, मैंने केस क्या बताया। निबलेट ने एक सेलर से कंडेंस्ड मिल्क का टिन खरीदा, 3000 टिन्स खरीदा। ठीक है, कंडेंस्ड मिल्क का। उसमें सेलर ने निस्ले ब्रांड अपना बना के लगाया हुआ था, जबकि वो ब्रांड निस्ले सेलर का नहीं था, वो किसी और ओनर का था। तो एयरपोर्ट में आके निबलेट ने, क्योंकि सेलर से खरीदा था, उसमें निस्ले ब्रांड था, तो निबलेट को आके सारा निस्ले ब्रांड हटाना पड़ा, क्योंकि ओरिजिनल ओनर ने बोला कि नहीं, तो मेरा ब्रांड है। ठीक है, भले ही सामान सेलर का हो, बट जो ब्रांड है ये मेरा है, आप ये ब्रांड को लगा के नहीं बेच सकते। तो फिर इसको लॉस हो गया, निबलेट को सस्ते में बेचा, क्योंकि सारा लेबल हट गया था।
ठीक है, तो आप ये बताओ क्या निबलेट प्राइस रिकवर कर सकता है जो भी उसको लॉस हुआ है? ये मेरा सवाल था। तो द आंसर इज यस, क्योंकि सेलर ने जो बेचा वो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट था, उसने किसी और का ट्रेडमार्क इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे उसने ब्रीच ऑफ कंडीशन किया है। बात समझ में आ रही है? तो कंडीशन एज टू टाइटल में दोनों चीजें होती है। आपको जिस सामान के आप मालिक हो वही सामान आपको बेचना है, या जिस सामान को आपको बेचने का राइट है वो सामान आपको बेचना है। ठीक है, और आप किसी और का ट्रेडमार्क यूज नहीं कर सकते। आपने अपनी चॉकलेट बनाई और उसमें कैडबरी की पैकेजिंग पूरी कर दी और उसको बेच दिया, ये आप नहीं कर सकते क्योंकि कैडबरी किसी और का ट्रेडमार्क है। यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। समान यस बात सर। समझ में आई? यस सर। सेलर यस सर। किसी और का ट्रेडमार्क अगर बेचता है तो यहाँ पर ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशंस हुआ है, तो बायर चाहे तो अपना जो भी लॉस है या पूरा कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट कर सकता है। बात समझ में आ रही है? यस सर। अब आप ये आपका हो गया पहला इम्प्लाइड कंडीशन। तो पहला इम्प्लाइड कंडीशन क्या था? कंडीशन एज टू टाइटल। यस सर। ये आपका टर्म मेंशन होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये इम्प्लाइड माना जाएगा कि द सेलर इज द ओनर और सेलर हैज द राइट टू सेल द गुड्स। ऑलराइट, दूसरा क्या है? सेल बाय डिस्क्रिप्शन। सेल बाय डिस्क्रिप्शन ये आपका सेकेंड इम्प्लाइड कंडीशन है, लिख लीजिए। यहाँ पे मैंने इसको स्लाइड्स में लगा दिया है, इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल और इम्प्लाइड कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन। तो सेल बाय डिस्क्रिप्शन में क्या है? अगर सेलर ने गुड्स का कोई डिस्क्रिप्शन दिया है तो फिर गुड्स को उसी डिस्क्रिप्शन से मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं होता है तो क्या हो जाएगा? ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन बाय डिस्क्रिप्शन। सेल बाय डिस्क्रिप्शन का जो इम्प्लाइड कंडीशन है उसका ब्रीच हो जाएगा। भाई आपने गुड्स, सेलर ने गुड्स को डिस्क्राइब किया, ठीक है, डिस्क्राइब किया, अब जब उसने गुड्स बेचा तो वो गुड्स उस डिस्क्रिप्शन के थे ही नहीं, ठीक है। तो बायर क्या कर सकता है? बायर चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट कर सकता है, क्योंकि बायर कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बाय आइटम्स विच ही हैड नॉट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर, ठीक है, जो उसने कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं किया है, इवन दो जो सामान उसको दिया गया है वो उसका इक्विवेलेंट है। इवन दो जो सामान उसको दिया गया है, अब सेलर ने डिस्क्राइब किया कोई सामान, अब जो सामान उसके पास आया है वो सामान वैसा ही है बट उस डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं करता है। सेलर ने बोला कि भाई मैं आपको सोफा दूंगा, वो सोफा बड़ा सॉफ्ट है बैठने में, उसमें वेलवेट का सारा काम है, अंदर का फोम बढ़िया है और उसमें थोड़ा सा रिक्लाइनर भी है। अब उसने दिया तो सोफा ही है बट उसका रिक्लाइनर कोई ऐसा खास है नहीं, बहुत पुश करोगे तब पीछे जाएगा और उसमें कोई वेलवेट नहीं लगा है। तो ये क्या है? गुड्स क्या डिस्क्रिप्शन से मैच कर रहा है? उसका इक्विवेलेंट है, ये सोफा ही है ये भी, बट क्या ये डिस्क्रिप्शन से मैच कर रहा है? आप बताओ। नो सर। तो यहाँ पे क्या है? वॉयलेशन ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन हो गई है सेल बाय डिस्क्रिप्शन की। अगर आप डिस्क्राइब करके बेचते हो तो जो आप सामान डिलीवर हो रहा है वो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डेंस होना चाहिए। अगर वो अकॉर्डेंस में नहीं है तो सेलर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट कर सकता है, ठीक है। इसमें केस लिख लो, वार्ले वर्सेस विप। अब देखो दो चीजें हो सकती हैं, या तो दो तीन चीजें हो सकती हैं।
या तो बायर ने सामान देखा ही ना हो, सिर्फ डिस्क्रिप्शन सुना हो, या फिर सामान देखा हो लेकिन वो सामान में जो डिफेक्ट है वो बहुत लेटेंट है, मतलब हिडन है, वो समझ में नहीं आएगा, या ये हो सकता है। और जब उसको सामान मिला तब वो उस डिस्क्रिप्शन का था नहीं, है ना। पहले आप ये देखो वार्ले वर्सेस विप में क्या हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे वार्ले जो है वो विप से कोई एक मशीन खरीदता है, और विप बोलता है ये मशीन बड़ा बढ़िया मशीन है, बहुत नई मशीन है, और ये आपका हार्वेस्टिंग का, जो घास काटने की मशीन होती है ना, उस टाइप का मशीन उसने खरीदा था। ये आपका हार्वेस्टिंग में बहुत एकड़ ऑफ लैंड हार्वेस्ट कर देगी। लेकिन जब मशीनरी आई विप के पास, वार्ले के पास, तो वो मशीन बहुत ओल्ड थी, पुरानी मशीन थी। तो आप ये बताओ क्या वार्ले चाहे तो ये कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है कि नहीं? कर सकता है सर। कर सकते हैं सर। कर सकता है ना, क्योंकि इसने डिसाइड क्या किया था कि मशीन बड़ी नई है और 50 से 60 एकड़ ऑफ लैंड हार्वेस्ट कर देगी, बट मशीन तो बहुत ओल्ड थी, ठीक है। तो वो कर सकता है रेपुडिएट। क्यों? क्योंकि देयर इज अ ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन एज टू सेल बाय डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब मान लो एक पेंटिंग है जो कि सेलर कह रहा है ये 17th सेंचुरी की है, सेलर जो है कह रहा है ये पेंटिंग 17th सेंचुरी की है। बायर ने पेंटिंग देखी भी, तो बायर ने बोला 17th सेंचुरी की है। सेलर ने जैसा डिस्क्राइब किया कि 17th सेंचुरी की पेंटिंग है, उस पेंटर ने बनाई थी, उनकी पेंटिंग है ना। तो बायर ने बोला 17th सेंचुरी की पेंटिंग मेरे को चाहिए, इतनी पुरानी पेंटिंग है। तो अब उसने जैसा डिस्क्राइब किया, सेलर ने वैसा पेमेंट किया और पेंटिंग उसने देखी और ले ली। अब ऐसा बायर कोई एकदम एक्सपर्ट तो है नहीं कि वो बता ही दे कि 17th सेंचुरी की। जब वो घर लाया तो पता चला पेंटिंग 18th सेंचुरी की थी। तो अब बताओ क्या यहाँ पर बायर कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट कर सकता है कि नहीं? नो सर। सर क्या कर सकते हैं। दीपाली कह रही है कि कर सकता है? कर सकता है सर। पूर्वी क्या कह रही है? कर सकता है सर। कर सकता है, ओके। समायरा, समायरा आप भी कुछ बोल रहे थे? हाँ जी। तो देखो यहाँ पे क्या है, आप लोग मैं आपको बता रहा हूँ, जो सेलर ने डिस्क्राइब किया क्या पेंटिंग वो थी, द आंसर इज नो। उसने बोला 17th सेंचुरी की पेंटिंग जबकि वो 18th सेंचुरी की थी। तो यहाँ पर ही कैन रेपुडिएट दी कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आ रही है? सिमिलरली आपका थर्ड इम्प्लाइड कंडीशन क्या होगा? सेल बाय सैंपल। जैसे डिस्क्रिप्शन में मैंने बताया था वैसे ही सैंपल में भी जो सैंपल सेलर दिखाता है सारा सामान उसी सैंपल से ही होना चाहिए। सेल बाय सैंपल, ठीक है। तो जब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल बाय सैंपल होता है उसमें इम्प्लाइड कंडीशन क्या है? व्हाट इज द इम्प्लाइड कंडीशन इन द कॉन्ट्रैक्ट बाय सेल ऑफ द सैंपल? दैट द बल्क शैल करस्पॉन्ड विद द सैंपल इन क्वालिटी। जो क्वालिटी का सैंपल है उसी क्वालिटी का बल्क होना चाहिए। दैट बल्क शैल correspond with the samples, ठीक है। that the bulk shall correspond with the samples in quality। और बायर के पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। बायर मस्ट हैव रीजनेबल opportunity to compare the bulk with sample, to compare the bulk with sample।
ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे केस है, लिख लो उसको। अब देखो, केस लिखने से पहले अगर सैंपल और बल्क को आप कंपेयर करो और सैंपल देख के आपको समझ में आ जाए या बल्क देख के कंपैरिजन में समझ में आ जाए कि भाई अपेरेंट कि दोनों तो मैच नहीं कर रहे हैं, फिर भी बायर खरीदता है क्योंकि बायर को दोनों चीज दिखाई गई थी, तब बाद में बायर कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट नहीं कर सकता। जब सैंपल और बल्क में जो आपके पास सामान आया डिफरेंस है और वो डिफरेंस लेटेंट डिफेक्ट्स की वजह से, तब फिर ये इम्प्लाइड कंडीशन का लगता है कि ऐसा डिफेक्ट जो कि अगर हम देखते तो समझ में नहीं आता, देयर वाज अ लेटेंट डिफेक्ट। तो इम्प्लाइड कंडीशन इज एप्लीकेबल ऑन latent defect, is applicable on latent defect। बात समझ में आ रही है? भाई आपने सैंपल और बल्क को कंपेयर किया बट वो लेटेंट समझ में नहीं आता, अपेरेंट अगर समझ में आ रहा है तब तो आप बाद में कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट नहीं कर सकते। आपको सावधान होना चाहिए। बट कोई चीज़ ऐसा अंदर से देख के ना समझ में आए तो फिर आप इस कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक केस मैं बता रहा हूँ, आप बताना इसमें। ड्रमॉन्ड वर्सेस वैन ईगन। इतना केसेस आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ। जो लैंडमार्क केसेस हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ाया था, जो लैंडमार्क, जो मैं बता देता हूँ कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वही पढ़ना है। ये तो बस मैं आपको पॉइंट समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए एक आदमी ने कुछ कपड़ों का कॉन्ट्रैक्ट किया सेल का और उसको सैंपल दिखा दिया गया था कपड़ों का, तो उसने सैंपल जैसा दिखाया वैसे ही कपड़े आए। अब उसने उस कपड़ों का कोट बनवाया, कोट। अब वो कपड़े का जो कोट था, जो कपड़ा था, वो अनफिट था। मतलब उससे आप कोट बनाओगे तो उसमें क्या नाम है, उसमें एक लेटेंट डिफेक्ट था कपड़े में कि वो कोट ऑर्डिनरी वियर के लिए नहीं बनेगा, उससे आपको रैशेस हो जाएगा, कोई ना कोई डिफेक्ट था कपड़े में ही। तो ये लेटेंट डिफेक्ट था, ये समझ में नहीं आ रहा था देखने में। और ये सेम डिफेक्ट आपका सैंपल में भी था, जो सैंपल दिखाया था ना, वो भी अगर आप उसका कपड़ा बनवाते तो भी यही डिफेक्ट आता। तो सैंपल और जो सामान आया वो तो सेम था, बट ये तो लेटेंट डिफेक्ट सैंपल में ही था। तो आप बताओ क्या यहाँ पर इम्प्लाइड कंडीशन, क्या बायर कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट कर सकता है कि नहीं? यस सर, कर सकता है। कर सकता है। एनीवन एल्स? यस सर, कर कर सकता है। सकती है। यस, बिल्कुल वो कर सकता है, क्योंकि ये एक लेटेंट डिफेक्ट है। ये तो ऐसे देख के भी नहीं पता चलता, आपको मर्केंटेबल क्वालिटी का तो कपड़ा रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब एक और हो गया, सेल बाय डिस्क्रिप्शन हो गया, सेल बाय सैंपल हो गया। सिमिलरली सेल ऐसे भी हो सकता है ना कि सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों से हुआ है, सेल बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन। तो फिर उसमें दोनों चीज़ें होनी चाहिए भाई, जैसा सैंपल था वैसे ही सामान होना चाहिए, और जो सेलर ने डिस्क्राइब किया था वो चीज़ें भी फुलफिल होनी चाहिए। लेकिन अगर बायर ने दोनों चीज़ों को देखा है, सैंपल और सामान को कंपेयर किया है, अगर वो डिफेक्ट अपेरेंट थी, जो देखते ही पता चल जाती, लेकिन फिर भी बायर इतना नेग्लिजेंट था कि उसने नहीं ध्यान दिया, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई चीज़ देखने के बाद भी ना समझ में आए, जो लेटेंट है, तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट कर सकते हो। इस फर्क का ध्यान रखना बस। यहाँ तक बात समझ में आ रही है?
अब ये यस सर। एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इम्प्लाइड कंडीशन एज टू, ये आपका आखिरी पॉइंट है इम्प्लाइड कंडीशंस में, और भी हैं वैसे, लेकिन ये आपका मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी तो इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्प्लाइड कंडीशंस एज टू क्वालिटी और फिटनेस, सेक्शन 16 में ये गिवन है, सेक्शन 16 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। आप में से कितने लोग कोई और पढ़ाई भी कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की? एनीवन? Yes, sir, I am. ओके ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखो क्या होता है ना, सामान की क्वालिटी या फिटनेस कैसी है उसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, उसमें कोई इम्प्लाइड कंडीशन जनरली नहीं होती है ना। इसमें रूल लगता है कैविएट एम्प्टर का। कैविएट एम्प्टर, इसका मतलब क्या होता है? लेट दी बायर बीवेयर, लेट दी बायर बीवेयर, लेट दी बायर बीवेयर। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ए ने कोई कोई बायर वो सेलर के पास गया और उसने सेलर से बोला मेरे को ये सामान चाहिए, अब सेलर ने वो सामान दे दिया, अब वो सामान जो है बायर के पर्पस के लिए सही बैठा नहीं, वो सामान अनसूटेबल था, ठीक है, वो सामान अनसूटेबल था, तो क्या बायर सामान रिटर्न कर सकता है? नहीं। सामान सूटेबल था अनसूटेबल था, आपको खरीदने से पहले क्वालिटी देखनी चाहिए थी। अब सामान तो सामान है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? लेट दी बायर बीवेयर, ठीक है। लेट से वो घोड़ा खरीदने गया, घोड़ा में थोड़ा डिफेक्ट था, सेलर की बात पता थी, लेकिन बायर ने ढंग से घोड़ा देखा नहीं, उसने थोड़ा सा टेस्ट ड्राइव नहीं लिया और ख़रीद लिया, जबकि सेलर को बात पता थी कि घोड़ा डिफेक्टिव। फिर जब खरीद लिया तो अगले ही दिन बायर आ गया, भाई मेरे सामान रिटर्न करी तो डिफेक्टिव सामान था। तो क्या बायर रिटर्न कर सकता है? नो सर। नहीं कर सकता सर। तो आंसर इज नो, क्योंकि कोई इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस नहीं होती है, ठीक है। इसमें कौन सा प्रिंसिपल लगता है? लेट दी बायर बीवेयर। देखो, अगर वो घोड़ा सेलर का होता ही नहीं, तब तो आपका इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल होता, आप उसके बेसिस में कॉन्ट्रैक्ट रिपुडिएट कर सकते थे। अगर सेलर ने घोड़ा डिस्क्राइब किया होता कि बड़ा फिट है, बड़ा बढ़िया, आप खरीद लो, और तब वो अनफिट निकलता, तब आप सेल बाय डिस्क्रिप्शन का वॉयलेशन हो गया, तब आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर सकते थे, है ना। अगर वो सैंपल दिखाता है एक दो घोड़ों के और उससे बेसिस पे ये करस्पॉन्ड नहीं करता था, तब आप ब्रीच कर सकते थे। बट यहाँ पे तो आप घोड़ा खरीदने गए, यहाँ सेलर को इवन तो पता था कि घोड़ा डिफेक्टिव है, बट उसने आपको बताया नहीं, उसने वो साइलेंट रहा, है ना। मैंने याद आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ाया था फ्रॉड वाला, कि डज साइलेंट अमाउंट टू फ्रॉड। तो साइलेंट रहना कोई फ्रॉड नहीं है, बट साइलेंट तब रहना व्हेन देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक, तब फिर वो फ्रॉड हो जाएगा। अगर यहाँ बायर पूछा होता कि भाई घोड़ा सही है ना, कोई मतलब ये अनसाउंड माइंड का तो घोड़ा नहीं है, और फिर भी अगर सेलर ने झूठ बोला होता या चुप रहता वो बायर के पूछने के बाद भी, तब ये फ्रॉड हो जाता, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइलेंट अमाउंटेड टू फ्रॉड व्हेन देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक। अगर वो चुप है, बायर ने कुछ खास पूछा नहीं, उसने घोड़ा देखा, उसे खरीद लिया, सेलर को बताना जरूरी नहीं है। तो ये लेट दी बायर बीवेयर का कॉन्सेप्ट है, बायर को अच्छे से सामान देख ले तब फिर खरीदे।
खैर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये सब लॉ बहुत पुराने 1930 इसका है। अब तो चीज़ें बदल गई, अब तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अब तो कंज्यूमर इज द किंग। पहले क्या होता था, आप मार्केट से जाके खरीदते थे सामान, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता था ट्रैक करना, कि आप सामान रिटर्न करना बहुत डिफिकल्ट एक काम था। तो इसलिए ऐसे लॉ बने थे कि लेट दी बायर बीवेयर, कि बायर को खरीदने से पहले होशियार रहे। बट अब तो ऐसा नहीं है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपके पास बहुत राइट्स हैं कि जिसमें आप रिटर्न कर सकते हो, है ना। क्योंकि अब तो ऐसा रिटर्न के लिए ऐसा तो है नहीं कि दुकान भागी जा रही है, राइट। लेकिन अभी रूल के हिसाब से क्या है कि इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कब ये होगा, मैंने क्या बोला, इन जनरल नहीं होता है। बट अगर बायर सेलर की स्किल एंड जजमेंट पे रिलाय करता है, तब ये इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस होता है, और उस केस में बायर चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट रिपुडिएट कर सकता है। मैंने क्या बोला, इन जनरल अगर बायर ने सामान खरीदा और सामान डिफेक्टिव निकला, तो बायर कॉन्ट्रैक्ट रिपुडिएट नहीं कर सकता ये बोल के कि सामान डिफेक्टिव था। बट अगर खरीदते टाइम पे बायर रिलाइड ऑन स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर, in that case he can repudiate the contract, अगर सेलर का स्किल एंड जजमेंट गलत निकलता है तो। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो यस सर। अब ये स्किल एंड जजमेंट में कब रिलाई करेगा, जब बायर ने अपना पर्पस बता दिया हो कि मेरे को किस पर्पस के लिए सामान चाहिए। आप वही सामान दिखाना सेलर जो जिस पर्पस के लिए मेरे को सामान चाहिए, और सेलर ने उस पर्पस के अलावा कोई और पर्पस का सामान दिखा दिया, तब क्या है, यहाँ पे इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस हो जाएगा। इस पे एक बहुत फेमस केस है, प्रीस्ट वर्सेस लास्ट, ठीक है, प्रीस्ट वर्सेस लास्ट। जब भी ये टॉपिक है आप ये केस मेंशन कर सकते हो, ठीक है, प्रीस्ट वर्सेस लास्ट। इस पे अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है सिर्फ इस इम्प्लाइड कंडीशन में। तो आपका इस टॉपिक में से या तो कंडीशन एंड वारंटीज में से डिफरेंस आएगा, या इम्प्लाइड कंडीशंस आएगा, या सिर्फ यही वाला सेक्शन 16 आ जाएगा, इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, जिसमें आपको कैविएट इंटर और उसका एक्सेप्शन ये बताना। एक्सेप्शन क्या है, व्हेन सेल बायर रिलाइज ऑन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर, या फिर आपका इम्प्लाइड वारंटीज आएगा। यही 3-4 क्वेश्चन इससे बनते हैं टॉपिक से, ठीक है। इम्प्लाइड वारंटीज इन जनरल नहीं आता, यही 3 चीजें आती हैं। ऑलराइट, अब प्रीस्ट वर्सेस लास्ट में क्या है, वेयर द गुड्स सोल्ड। अब यहाँ पे क्या है, प्रीस्ट वर्सेस लास्ट के केस में, कि एक आदमी जाता है केमिस्ट शॉप के पास और उससे मांगता है हॉट वाटर बॉटल, और वो बता देता है कि उसकी वाइफ का हेल्थ खराब है और उसको सेकाई के लिए चाहिए, है ना। तो क्या ये हॉट वाटर को कर लेगा ना कंट्रोल, मतलब फटफट तो नहीं जाएगा। तो उसने बोला देखिए हॉट वाटर तो कर लेगा बट बॉइलिंग वाटर नहीं कर पाएगा। अब जबकि इसने बता दिया था कि मेरे को सेकाई के लिए चाहिए, अब वो क्या हुआ, वो फट गई बॉटल, उससे उसकी वाइफ को बहुत इंजरी हो गई। तो क्या यहाँ पर बायर डैमेजेस क्लेम कर सकता है और वो कॉन्ट्रैक्ट रिपुडिएट कर सकता है, हॉट वाटर बॉटल रिटर्न दे सकता है? मैं ये पूछ रहा हूँ। कर सकता है सर, बस जो यस गुड्स सर, कर सकता है। फिट है। हाँ जी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर द बायर रिलाइड ऑन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर, इसलिए वो कर सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो आपने क्या लिखा कि पहला कैविएट एम्प्टर लगता है, इन जनरल आपका इम्प्लाइड कंडीशन टू क्वालिटी और फिटनेस नहीं होती है, बट इम्प्लाइड कंडीशन टू क्वालिटी और फिटनेस कब होती है, व्हेन द बायर रिलाइज ऑन द स्किल्स एंड जजमेंट ऑफ द सेलर, तब, और जब बायर ने अपना पर्टिकुलर पर्पस बता दिया हो। इसके एक्सेप्शंस क्या क्या हैं, जहां पर गुड्स बहुत से पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, ये एक्सेप्शंस बता रहा हूं। When goods
can be used for many purposes. जब गुड्स आपका बहुत से पर्पस के लिए यूज हो सकता है। अब मान लीजिए एक बायर है, उसने बहुत से कपड़े खरीदे, अब उस कपड़े का उसने यूनिफॉर्म बनवाया। अब यूनिफॉर्म जो थे वो स्किन के लिए अच्छे नहीं थे, उससे यूनिफॉर्म बनने लायक वो कपड़ा था ही नहीं, है ना, उससे स्किन आपकी खराब हो रही थी। तो बायर ने बोला सेलर से कि भाई आपने तो जो कपड़ा दिया सही नहीं था। तो सेलर ने बोला भैया आपने हमको बताया था कि आप उससे यूनिफॉर्म बनवाने वाले हो, कपड़ों का तो बहुत सा इस्तेमाल होता है, आपने बोला मेरे को वुलन कपड़ा चाहिए तो मैंने वुलन कपड़ा आपको दे दिया था, वो कपड़ा तो कपड़ा है। तो क्या बताओ यहाँ पे बायर कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट कर सकता है कि नहीं? इस केस का नाम है जॉन नहीं कर सकते। पैडगेट। देखो इस केस में कौन कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट नहीं हो सकता? मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो सकता, हाँ क्योंकि जी। वो क्लॉथ उसने मेंशन नहीं किया था कि हाँ किस जी, वेरी पर्पस गुड के लिए। वेरी गुड, बिल्कुल। तो यहाँ पर बायर ने मेंशन ही नहीं किया और ना ही वो सेलर के स्किल एंड जजमेंट पे रिलाई किया। अगर बायर बोला होता कि मेरे को यूनिफॉर्म नहीं चाहिए, तब ना सेलर के स्किल एंड जजमेंट वो रिलाई करता, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए इस केस में भाई उसने तो वुलन क्लोथ दे दिया, उसको क्या पता कि आप किस पर्पस के लिए बनाओगे। अब वुलन क्लोथ कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पसेस, ब्लैंकेट के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है ना, आपने उसका यूनिफॉर्म बनवाया, तो अब ये तो उसको पता नहीं था ये बात, तो इसीलिए यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट नहीं कर सकता। और सेकंड एक्सेप्शन क्या है जब आप कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट नहीं कर सकते? जहां पर गुड्स आर सोल्ड अंडर अ पेटेंट, गुड्स आर सोल्ड अंडर अ पेटेंट और ट्रेड नेम, ठीक है। तो जहां पर ट्रेड नेम पे सामान बेचा जा रहा है वहां पर सेलर का स्किल एंड जजमेंट का कोई मतलब ही नहीं है। भाई अगर बायर ने सेलर से कोई सामान खरीदा जो कि जिसका एक ट्रेड नेम, एक ब्रांड वैल्यू है, तो वो फिर वो ब्रांड के बारे में तो सबको पता है, तो फिर आप अलग से सेलर के स्किल एंड जजमेंट पे कहाँ रिलाई कर रहे हो? ठीक है। अगर मान लीजिए एक बायर है जो कि सेलर के पास जाता है और बोलता है मेरे को टूरिंग पर्पस के लिए गाड़ी चाहिए, मेरे को सैंट्रो कार दे दो, सैंट्रो जियांग। अब वो सैंट्रो जियांग क्योंकि सैंट्रो के शोरूम में गया था, अब खरीद लिया, अब पता चला ये तो टूरिंग पर्पस के लिए नहीं है। तो भाई आपका सैंट्रो जियांग कार एक ब्रांड वैल्यू है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। आप मेरे स्किल एंड जजमेंट में कहाँ रिलाई किए? ठीक है, ये केस हो गया। बात समझ में आ रही है? अगर वो गुड्स कोई ट्रेड नेम या पेटेंट के अंडर में है तब फिर क्वालिटी और फिटनेस की बात ही नहीं आती, उस ब्रांड वैल्यू बारे में पता है सबको, आपको ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए थी, आप खरीद रहे हो। या फिर एक थर्ड एक्सेप्शन क्या है, वेयर देयर इज एबनॉर्मेलिटी इन बायर। अब मान लीजिए बायर ने एक कपड़ा खरीदा, अब बायर का स्किन जो था वो ओवर सेंसिटिव था, इन जनरल वो कपड़ा सबको फिट हो जाता था, सबको स्किन में डैमेज नहीं करता था, थोड़ा रफ होता था बट डैमेज नहीं करता था। अब क्योंकि बायर का स्किन ओवर सेंसिटिव था तो बायर के स्किन पे वो रिएक्ट कर गया, तो क्या यहाँ पर बायर कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट कर सकता है? एनीवन? नहीं कर सकता नहीं कर सर। सकता। क्योंकि बायर का स्किन ज़्यादा ओवर सेंसिटिव है ना भाई। आप बताए होते कि आपका स्किन ज़्यादा ओवर सेंसिटिव है तो मैं शायद ये कपड़ा नहीं देता, बट ये और लोगों ने भी पहना, उनको तो कोई दिक्कत नहीं हुई, है ना। तो ये सब है, ये आपका ये जो इम्प्लाइड कंडीशन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। दो इम्प्लाइड कंडीशन और है, एक कंडीशन टू मर्केंटेबिलिटी, कि जो भी सामान आप बेच रहे हो वो मर्केंटेबल क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है। और होलसमनेस, कंडीशन एज टू होलसमनेस, ये ईटेबल्स के लिए होता है कि ये इट मस्ट बी नॉट ओनली मर्केंटेबल बट ऑल्सो होलसम एंड सूटेबल फॉर कंजम्पशन, खाने के लिए सही हो, ठीक है। तो आपका एक है कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी, जिसको बेचा जा सके, मर्केंटेबिलिटी।
ठीक है, जैसे कि मान लीजिए बायर है, उसने कुछ सामान ऑर्डर किया, अब वो सामान शिप से आ रहा था, सेलर्स को शिप से भेजा, लेकिन शिप में तब पानी लग गया कि अब वो सामान सड़ चुका है, तो क्या वो मर्केंटेबल क्वालिटी का है? नहीं, तो बायर रेपुडिएट कर सकता है। अब अगर खाने पीने का सामान है, आपने आलू प्याज ऑर्डर किया, आप जब तक आलू सेलर ने भेजा, रास्ते में इतनी बारिश हुई कि वो सड़ गए, महकने लग गए, तो क्या ये होलसमनेस है? नहीं है, तो बायर चाहे तो रेपुडिएट कर सकता है। तो एक हो गया कंडीशन एज टू होलसमनेस। इससे आपका ये टॉपिक इम्प्लाइड कंडीशन वाला टॉपिक खत्म हो रहा है, एज टू होलसमनेस। तो क्या क्या हमने अभी तक पढ़ लिया, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा है कंडीशन एंड वारंटीज, वो क्या होते हैं? कंडीशंस और वारंटीज टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जो कि मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो टर्म्स डिफाइन करते हैं, जिनका अगर वॉल्यूशन हुआ, ब्रीच हुआ, सो द बायर कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ एंड ऑल्सो कैन क्लेम डैमेजेस, उनको हम कहते हैं कंडीशंस। और वारंटीज वो टर्म्स हैं जो कि मेन पर्पस के लिए नहीं है, ये आपका कोलैटरल टू द मेन पर्पस है, इनका अगर वॉल्यूशन हुआ तो बायर कैन नॉट रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट बट कैन ओनली क्लेम डैमेजेस। कुछ कंडीशंस और कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो कि इम्प्लाइड होते हैं, जिनको माना जाता है कि ये तो इम्प्लाइड कंडीशंस हैं। पहला क्या है? कंडीशन एज टू टाइटल, कि भाई सेलर जो सामान बेच रहा है उसके पास वो बेचने का राइट है। दूसरा कंडीशन एज टू सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेलर ने जो सामान डिस्क्राइब करके बेचा है वो सामान उसी डिस्क्रिप्शन का होना चाहिए। फिर सेल बाय सैंपल, जो सेलर ने सैंपल दिखाया है वो सैंपल बायर के पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए बल्क से मिलाने का, और वो सैंपल के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। इसमें जनरली लेटेंट डिफेक्ट्स पे होता है, अगर वो सामने सामने दिख रहा है तब तो आपको नहीं मिलेगा क्लेम, आप कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट नहीं कर सकते। बट अगर आपने सैंपल देखा बट फिर भी लेटेंट डिफेक्ट था, तब आप कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट कर सकते हो। फिर कंडीशन एज टू सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। फिर आपका एक आता है इंपॉर्टेंट, जो है इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। इन जनरल ये नहीं होता है, कैविएट एम्प्टर का रूल लगता है, बट इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस तब होता है, विच इज एन एक्सेप्शन ऑफ अ रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर, जब बायर रिलाइज ऑन द स्किल्स एंड जजमेंट ऑफ द सेलर। ठीक है, इसमें हमने केस पढ़ा था प्रीस्ट वर्सेस लास्ट। कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे एक सामान के बहुत से यूजेस हो सकते हैं और बायर ने कोई यूज पर्पस अपना स्पेसिफिक नहीं किया है, तब वो कहाँ स्किल एंड जजमेंट पर रिलाई कर रहा है। जहाँ पे गुड्स कोई पेटेंट और ट्रेड नेम पे बेचे जाते हैं, तब वहाँ पे सेलर का स्किल जजमेंट नहीं लगता, वो तो ब्रेन पेटेंट या ट्रेड नेम के उस पर बिक रहा है ना। और या फिर बायर में ही कोई अबनॉर्मेलिटी है, उसका स्किन ज़्यादा ओवर सेंसिटिव था। ठीक है, फिर आपका कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी है, और फिर कंडीशन एज टू होलसमनेस है। तो ये सारे टर्म्स अगर मेंशन नहीं भी है तो भी ये इम्प्लाइड कंडीशंस मान जाएंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, इनका वॉल्यूशन अगर होगा तो आप कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट कर सकते हो। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं?